हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी और इंक्लूसिव ग्रोथ वाले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जितना हो सके आई ट्राई टू कंप्लीट इट। तो देखते हैं मिनिमम वेजेस इन इंडिया। अब मिनिमम वेजेस के बारे में देखते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो है ना वो चेंज हो जाएगा जब न्यू लेबर कोड इफेक्ट में आ जाएगा। तो आपको पता है कि न्यू लेबर कोड आ चुका है 2020 में। सो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसेस नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या करती है, अनाउंस करती है नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज। तो ये जो नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज है ना, ये नॉन इंस्टीट्यूटरी है, मतलब कोई लॉ नहीं है इसके पीछे, और ये एक तरीके का बेंच मार्क है। ठीक है, ताकि वर्कर्स के वेजेस को कम नहीं किया जा सके, लेकिन डज नॉट ऑपरेट एज ए कन्वेंशनल फ्लोर वेज। तो कोई कन्वेंशनल फ्लोर वेज की तरह नहीं ऑपरेट करता है। प्रोटेक्टिंग द लोवेस्ट पेड वर्कर्स करेंटली। ठीक है, तो ये लोवेस्ट पेड वर्कर को बचाने के लिए है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 176 पर डे से किसी को भी इससे कम नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये नॉन इंस्टीट्यूटरी है, मीन्स कोई लॉ नहीं है। मीन्स अगर कोई इससे ज़्यादा कम जो है कम में रख रहा है किसी वर्कर को, तो वो उसके लिए मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि कोई लॉ के तहत नहीं है, लेकिन हाँ इसलिए है कि बचाया जा सके। ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेज मिले, ऐसा ना हो कि उनको कम वेज मिले। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो इंडिया जो है अमंग फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज़, तो फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में से पहले में से है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया मिनिमम वेज को। ठीक है, मिनिमम वेज एक्ट 1948 को इनेक्ट किया गया, और ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है रेगुलर वर्कर्स को, कैजुअल वर्कर्स को। फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, तो मिनिमम वेज को फिक्स किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी फिक्स किया जा सकता है। तो याद रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमम वेजेस कैन बी फिक्स्ड बाय ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ये गलत होगा, कि दोनों जो है कर सकते हैं। देन एप्लीकेबल टू वर्कर्स इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, और जो ये मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में जो है कि ठीक है ये चीज़ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, तो उसी वर्कर पे एप्लीकेबल है। देन वेज रेट डिफर बेस्ड ऑन स्किल लेवल, तो वेज रेट अलग अलग होगा स्किल के बेस पे, लोकेशन के बेस पे, ऑक्यूपेशन के बेस पे। ऐसा नहीं है कि हर किसी के ऊपर के लिए इतना ही वेज होगा, लेकिन ये मिनिमम है कि इससे कम में आप किसी को भी काम नहीं करवा सकते। ठीक है, देन कॉम्प्लेक्स मिनिमम वेज सिस्टम इन इंडिया, तो हम अगर देखें तो हमारे पास जो ये मिनिमम वेज है का जो भी रूल रेगुलेशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कवरेज। ठीक है, क्योंकि अराउंड जो है 429 शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है और 1915 शेड्यूल जॉब कैटेगरीज है। तो ये जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट और शेड्यूल जॉब कैटेगरीज है, तो ये कितना है, काफ़ी ज़्यादा है अनस्किल्ड वर्कर के लिए। तो मिनिमम वेजेस को नोटिफाई कर पाना हर किसी के लिए सेपरेटली बहुत मुश्किल हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ कोई कॉमन मेथड नहीं है फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस। ठीक है, तो कुछ स्टेट क्या करते हैं, लिंक वेजेस टू कॉस्ट ऑफ लिविंग। कुछ स्टेट में वेज को कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ लिंक किया गया है थ्रू वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस। किसके थ्रू, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। ठीक है, और कुछ स्टेट में वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो है इंक्लूड नहीं है। देन लिमिटेड कवरेज ऑफ वर्कर्स, तो मिनिमम वेजेस एक्ट अगर देखा जाए तो क्या हर वर्कर को कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, ओनली अबाउट 1 in 3 वेज वर्कर्स नॉट प्रोटेक्टेड। तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि हर 3 में से 1 वेज वर्कर प्रोटेक्टेड इसमें नहीं है। ठीक है, तो वल्नरेबल कैटेगरीज सबसे ज़्यादा क्या है, डोमेस्टिक वर्कर्स। ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरीज है और कवर्ड है सिर्फ 18 स्टेट्स में और यूटीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो कवरेज है ये बहुत लिमिटेड है और कोई यूनिफॉर्म क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये जो कवरेज है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने के लिए मिलता है। देन रीज़न फॉर डिफरेंट वेज लेवल्स अक्रॉस स्टेट्स। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों देख पा रहे हैं कि हर स्टेट में अलग अलग वेज लेवल है। ठीक है, रिफ्लेक्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग स्टेट्स। तो ये जो डिफरेंट वेज लेवल्स है ना, ये क्या दर्शाता है कि हाँ डिफरेंट तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है स्टेट्स में। ठीक है, देन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज भी देखने के लिए मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ वेज रेट्स एंड शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज भी देखने के लिए मिलता है कि लार्ज नंबर किसका है, वेज रेट्स का है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का है। तो
एक्ट एज ए डिटरेंट टू कंप्लायंस, तो प्रॉपरली कंप्लायंस किया नहीं जा रहा है, एक तरीके से रुकावट बन रहा है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि काफ़ी सारा वेज रेट है, ठीक है, तो ये और सब कुछ को कवर कर पाना मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। तो वेज टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस, तो अब कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो सिंपल सिस्टम चाहिए, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए कि ठीक है ये इस तरीके से, वैसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ हर स्टेट के लिए अलग है, कोई यूनिफॉर्म क्राइटेरिया यहाँ नहीं है। वाइडर वर्कर कवरेज होना चाहिए, इजी अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, ठीक है। सिर्फ लॉ होना ये ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी ये होता है कि वो लॉ कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे इन्फोर्स हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं। आपके पास अगर सिर्फ बुक है रखा हुआ, लक्ष्मीकांत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा पॉलिटी आपको आ रहा है, ठीक है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, लाइन बाय लाइन समझेंगे नहीं, तो आपको नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी लॉ में इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट चाहिए होता है। देन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो इंडिया का ग्रोथ प्राइमरीली किससे ड्रिवन है, प्राइवेट कंजम्पशन सबसे बड़ा एक मेजर पार्ट बनता है। मोर देन 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ठीक है। तो अगर एक वेल डिज़ाइन मिनिमम वेज होगा तो जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है वो रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। और जो जेंडर वेज गैप्स देखने के लिए मिल रहा है वो जो है ब्रिज हो सकता है, और पोवर्टी रिड्यूस हो सकता है। तो कंसर्न क्या है कि अगर ज़्यादा मिनिमम वेज को बढ़ा दिया गया, सपोज़ अभी जैसे सिर्फ 176 कहा गया है, इसको अगर सपोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, 500 कर दिया जाता है या 1000 कर दिया जाता है, ठीक है। 1000 तो खैर ज़्यादा है, नहीं करेंगे। तो अगर एक सिचुएशन लेते हैं कि अगर कर दिया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो हो सकता है कि ये हर्ट करे इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, हर्ट इन्वेस्टमेंट इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। तो हो सकता है कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ और कम ही हो जाए, क्योंकि जैसे हमने देखा था ना कि जिसमें था कि आप फायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हुआ, तो उसके वजह से ज़्यादा लोग चाहते ही नहीं थे कि वर्क फोर्स में आए या सिचुएशन इजी हो, ठीक है। तो कभी कभी जो होता है ना कि फ़ायदे के लिए भी जो चीज़ बनी है वो नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस इंडियाज़ कॉम्पिटिटिवनेस बेस्ड ऑन चीप लेबर, तो हो सकता है कि इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस जो है ये रिड्यूस हो जाए, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर है, इसीलिए बहुत सारी कंपनी भी इंडिया में आती है कि ठीक है यहाँ चीप लेबर है तो यहाँ पे काम करवा लेंगे। अब यहाँ पे भी लेबर अगर उतना ही महंगा हो जाएगा तो लोग सोचेंगे कि इससे बेटर तो हम अपने ही जगह शिफ्ट कर लेते हैं कंपनी को, वैसे ये हो भी रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न है कि बहुत ज़्यादा हाई मिनिमम वेज भी नहीं रखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हर्ट होगा, इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस जो है घटेगा, ठीक है। देन अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसने जो है क्या किया, रिप्लेस किया और रिपील किया 13 प्रीवियस लेबर लॉज को, इंक्लूडिंग फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। और ये डील करता है वर्क प्लेस सेफ्टी, हेल्थ स्टैंडर्ड और वर्किंग कंडीशन से। तो ये जो नया लेबर कोड या ये सब चीज़ आने के पीछे रीज़न ही यही था कि काफ़ी सारा प्रीवियस जो है लेबर लॉज था, तो उसको रिप्लेस करके जो है एक कंसोलिडेट कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस और रिपील किया गया 13 प्रीवियस लेबर लॉज को, ठीक है। देन यहाँ पे ड्यूटी क्या है एम्प्लॉयर का, जो जॉब किसी को प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्क प्लेस सेफ्टी होना चाहिए। जिस वर्क प्लेस में आप काम ले रहे हैं वर्कर से, तो वहाँ सेफ्टी होनी चाहिए। देन वर्किंग कंडीशन प्रॉपर हो, एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है मैंडेटरी है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, और फॉर्मलाइजेशन हो पाए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का फॉर्मलाइजेशन हो पाए। देन वर्किंग आवर्स एंड लीव, क्या कहा गया, वर्किंग आवर्स को लिमिटेड किया गया 8 आवर्स पर डे, कितना होना चाहिए कि 8 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन ओवर टाइम अगर हो रहा है तो वर्कर का कंसेंट होना चाहिए सबसे पहले, और वेज कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए नॉर्मल रेट से, ठीक है। देन हेल्थ सेफ्टी एंड वर्क एंड वेलफेयर पोजीशन के बारे में क्या कहा गया कि मैंडेटरी हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स इंक्लूडिंग एडिक्वेट लाइटिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन, ये सब भी होना चाहिए। देन वेलफेयर फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड सेपरेट टॉयलेट्स फॉर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय, के सबके लिए सेपरेट टॉयलेट्स भी होना चाहिए। अब देखते हैं कि हम फैक्ट्री किसको कहेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है आखिर फैक्ट्री का, जो हम नॉर्मली कहते हैं कि वो फैक्ट्री है, तो व्हाट इज़ फैक्ट्री, तो ये एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज़ क्लासिफाइड एज फैक्ट्री इफ़ इट एम्प्लॉयज़ 20 वर्कर्स विथ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि 20 वर्कर्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, ठीक है। और 40 वर्कर्स है विदाउट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि यहाँ 40 वर्कर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है नहीं हो रहा है, ठीक है।
देन पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है देख लेते हैं। तो ये आपको फैक्ट्री का डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। क्या है? 20 वर्कर्स विद यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 40 वर्कर्स विदाउट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन पावर क्या है स्टेट गवर्नमेंट के पास? तो स्टेट गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी न्यू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी न्यू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को फ्रॉम प्रोविज़न ऑफ द कोड, कि ये वाला ये जो है इस कोड में जो भी प्रोविज़न है वो नए इंडस्ट्री पे नहीं लगेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है कि ठीक है इसको हमने एग्जेम्प्ट कर दिया इस नई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है। क्यों? पब्लिक इंटरेस्ट में, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, की इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, ठीक है। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन। तो वीमेन के केस में क्या कहा गया कि वीमेन अलाउड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो कहा गया कि वीमेन को हर इस्टेब्लिशमेंट में जॉब मिल सकता है, सारे तरीके का जॉब एक वीमेन कर सकती है, ठीक है। देन इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट्स, इवन नाइट शिफ्ट भी कर सकती है, ठीक है। ये क्या कहा गया कि विमेन के लिए क्या है कि सारे इस्टेब्लिशमेंट में उनको अलाउ किया गया है और वो क्या कर सकते हैं, सारे तरीके का काम कर सकते हैं इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। कंडीशन क्या है कि इसके लिए कंसेंट चाहिए विमेन का, ठीक है। विमेन वर्कर का कंसेंट चाहिए, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती आप किसी को काम थोड़ी करवा सकते हैं, तो उसका कंसेंट चाहिए। देन एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ गार्ड, और जो एम्प्लॉयर है उसको एडिक्वेट सेफ गार्ड भी होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि इससे जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है। ये आई थिंक डबल है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, यस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो यहाँ पे भी रिप्लेस किया गया और रिपील किया गया 9 प्रीवियस एक्ट को, और एम क्या है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके सारे एम्प्लॉयर्स को और वर्कर्स को कंट्री में, ठीक है। और ये कवर करता है अराउंड 52 करोड़ वर्कर्स को, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कोड कवर करता है 52 करोड़ वर्कर्स को, और इंक्लूडिंग दोज जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अगर ये स्टेटमेंट आता है कि जो है सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी आता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, लीड्स टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कि हर किसी के पास ये सोशल सिक्योरिटी जा सके, और ये एड्रेस करता है न्यू फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। देन जो है न्यू डेफिनेशन इंट्रोड्यूस, तो इस कोड में इंट्रोड्यूस किया गया 3 जो है नए कैटेगरीज ऑफ वर्कर, जो कि हमें अभी देखने के लिए मिल रहा है, एग्रीगेटर, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर, ठीक है। आज आपको गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर काफ़ी देखने के लिए मिल रहा है। सो अब समझते हैं कंट्रीब्यूशन बाय एग्रीगेटर्स, ठीक है, कि एग्रीगेटर्स के द्वारा क्या कंट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी में। तो एग्रीगेटर्स कौन है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना। तो एग्रीगेटर्स कोई भी कंपनी या प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है वर्कर्स को कनेक्ट करता है। तो ये क्या है, एग्रीगेटर्स है, ठीक है। वर्कर्स को किसके साथ कनेक्ट करता है, कस्टमर्स के साथ, यूजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कोई ऐप या वेबसाइट। तो ये जो है डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं करता है वर्कर्स को, बट एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। जैसे एग्जांपल देखें तो उबर या ओला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है ड्राइवर्स को पैसेंजर के साथ, ठीक है। क्या अगर उबर या ओला देखे तो इसमें क्या होता है कि ड्राइवर्स को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है पैसेंजर के साथ। देन जो जोमेटो और स्विगी जो है, तो यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर को कनेक्ट किया जाता है कस्टमर के साथ। तो ये हो गया एग्रीगेटर, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एग्रीगेटर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 1 to 2% ऑफ टर्नओवर, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी में उनको 1 to 2% जो है कंट्रीब्यूट करना होगा। और कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम लिमिट है कि 5% तक भी वो कर सकते हैं, लेकिन 1 to 2% करना होगा, ठीक है। अमाउंट पेएबल फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, क्यों करना होगा, क्योंकि इनको तो इस तरीके का कोई बेनिफिट पीएफ या और कोई चीज़ इनके सोशल सिक्योरिटी के लिए है नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है इन एग्रीगेटर्स को कि सोशल सिक्योरिटी में आपको जो है 1 to 2% ऑफ योर टर्नओवर कंट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। देन क्या कहा गया कि एक सोशल सिक्योरिटी फंड को क्रिएट किया जाएगा। पर्पस क्या है, ताकि फाइनेंस किया जा सके सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को। बेनिफिट इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, डेथ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स, पेंशन कवर, ठीक है। टारगेट ग्रुप क्या है कि अराउंड 90% ऑफ वर्क फोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। और ओवर 50 करोड़ वर्कर्स हु करेंटली लैक सोशल सिक्योरिटी कवरेज,
ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि 90% वर्कफोर्स को टारगेट किया जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर में, और 50 करोड़ वर्कर्स को जो कि जिनके पास की अभी सोशल सिक्योरिटी कवरेज नहीं है, उनको सोशल सिक्योरिटी कवरेज जो है मिलना चाहिए, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है इसको कौन फ्रेम करेगा, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल फ्रेम स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और मेंबर ऑफ देयर फैमिलीज, ठीक है। तो उनके जो फैमिली मेंबर है उनको भी सोशल सिक्योरिटी में बेनिफिट मिलेगा। देन वॉलंटरी कवरेज अंडर EPFO एंड ESIC समझते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट कैन वॉलंटरली ज्वाइन, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट्स क्या कर सकते हैं, वॉलंटरली ज्वाइन कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को, EPFO को, या एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को, ठीक है। इवन इफ दे एम्प्लॉय लेस देन 20 वर्कर्स विथ इलेक्ट्रिसिटी और लेस देन 40 वर्कर्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्री का डेफिनेशन है कि जो है कम से कम 20 वर्कर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के साथ और 40 वर्कर जो है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो कहा जा रहा है कि अगर 20 से कम भी हो इलेक्ट्रिसिटी के साथ और 40 से कम भी हो बिना इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तब भी जो है वो कर सकते हैं, वॉलंटरली ऐसा कर सकते हैं। वॉलंटरी मतलब खुद के मर्जी से जो है ऐसा इस्टेब्लिशमेंट, जो भी कंपनी है इस्टेब्लिशमेंट है, वो ज्वाइन कर सकते हैं EPFO को और ESIC को। देन EPFO कवरेज, तो EPFO कवरेज जो है एप्लीकेबल है टू ऑल इस्टेब्लिशमेंट हैविंग 20 वर्कर्स, और जहाँ 20 वर्कर्स है वहाँ पे तो EPFO कवरेज एप्लीकेबल है, ठीक है। अर्लियर एप्लीकेबल ओनली टू इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडेड इन द रेलिवेंट शेड्यूल। तो पहले ये EPFO जो है एप्लीकेबल किसके लिए होता था, जो कोई रेलिवेंट शेड्यूल में थे कि ठीक है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हर इस्टेब्लिशमेंट जिसमें कि कितना वर्कर है, 20 वर्कर है, ठीक है, वो EPFO कवरेज के लिए एप्लीकेबल हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। तो ओवरव्यू अगर देखें तो ये कोड ये भी रिप्लेस करता है कुछ एक्ट्स को, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट्स 1926 का काफ़ी पुराना, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का, देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, ठीक है। और जो कुछ प्रोविज़न है उसको रिपील्ड किया जाएगा व्हेन द कोड कम इनटू द इफेक्ट, और भी कुछ प्रोविज़न को रिपील किया जाएगा जब कोड इफेक्ट में आएगा, ठीक है। और कुछ को रिपील किया जा सकता है फ्यूचर में भी। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो आया तो इसमें इन सबको जो है रिप्लेस करके, चेंज करके। तो अब नेक्स्ट समझते हैं ले ऑफ, रीट्रेंच और क्लोजर के बारे में। तो पहले क्या था कि अगर 100 वर्कर्स है तो जो भी कंपनी है, एस्टैब्लिशमेंट है, तो ये ले ऑफ नहीं कर सकती थी वर्कर्स को बिना प्रायर जो है गवर्नमेंट के परमिशन से, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया कि फर्म्स जिसमें कि 300 वर्कर्स तक हैं तो ये ले ऑफ कर सकते हैं वर्कर्स को, रिट्रेंच कर सकते हैं या इस्टेब्लिशमेंट को बंद कर सकते हैं, या अब यहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बदलाव किया गया क्योंकि हमने देखा कि इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से जॉब और मिल ही नहीं रहा था, लोग और अनएम्प्लॉयड रह रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट या कंपनी जो है जल्दी किसी को जॉब में नहीं रखना चाहते थे, ठीक है। ये सारा इशू देखने के लिए हमें मिला था। पहले का क्लास अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा अच्छे से, ठीक है। देन तो यहाँ पे ये कहा गया कि अब जो है 300 वर्कर्स तक ले ऑफ कर सकते हैं, वर्कर्स को रिट्रेंच कर सकते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को क्लोज कर सकते हैं। देन स्टेट गवर्नमेंट्स कैन इंक्रीज द 300 वर्कर थ्रेशोल्ड थ्रू नोटिफिकेशन। और यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि वो और भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो 300 वर्कर का थ्रेशोल्ड है वो चाहे तो 400 500 कर सकते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। Then establishment with more than 300 workers must seek government approval before layoff। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट की बात है कि वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, और कहा जा रहा है कि लेकिन अगर 300 से ज़्यादा वर्कर्स है तो यहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा इसको ले ऑफ करने के लिए, ठीक है। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट, और अगर ऐसा है कि गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया रिक्वेस्ट का तो अप्रूवल विल बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड। तो माना जाएगा कि ठीक है गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है। तो ये बदलाव किया गया इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इसमें हमें देखने के लिए मिल रहा था। तो यहाँ 100 वर्कर का पहले था कि 100 वर्कर है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, अब कहा जा रहा है कि 300 वर्कर तक नहीं लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको लेना पड़ेगा। देन पावर ऑफ गवर्नमेंट, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इन पब्लिक
इंटरेस्ट तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग और नए इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है, फ्रॉम ऑल और एनी प्रोविजन ऑफ द कोड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। सपोज एक कोई ऐसी कंपनी है, अब गवर्नमेंट चाह रही है कि इस कंपनी में कोई ऐसा रूल ना हो, ठीक है, चाहे तो ये नई कंपनी हो या कोई एग्जिस्टिंग इस्टेब्लिशमेंट हो, ठीक है, तो हो सकता है कि इस कंपनी को ये कोड को फॉलो ना करे, ठीक है, तो इस कोड को या इस कोड की किसी प्रोविज़न को फॉलो ना करना पड़े सपोज 3 साल के लिए, ठीक है, तो ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, क्यों, पब्लिक इंटरेस्ट में। सो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, तो देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को जो है कोर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन नॉन कोर एक्टिविटीज़ में परमिशन उनको मिलता है कि वो स्पेसिफाइड नॉन कोर एक्टिविटीज़ में उनको लिया जा सकता है, जैसे कैंटीन, सिक्योरिटी और सैनिटेशन सर्विस में, ठीक है। कोर एक्टिविटी कहने का मतलब कि कंपनी का जो मेन काम होगा उसको कहा जाएगा कोर एक्टिविटीज़। जो मेन या इम्पॉर्टेंट काम जो भी उस कंपनी का हो रहा है वो क्या है, कोर एक्टिविटीज़ में आएगा। जैसे कार की कंपनी में कार बनाना कोर है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कोर है, तो इन सब में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जो नॉन कोर मतलब सपोर्ट वर्क है, नॉन बिजनेस, नॉन मेन बिजनेस, जैसे कैंटीन, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, इसमें लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रूल क्यों किया गया है, ये वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। कहने का क्या मतलब है कि कोर वर्क का मतलब क्या है कि परमानेंट नेचर का होना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को क्यों लेंगे कोर काम के लिए, ठीक है, ताकि वर्कर, इसका मतलब क्या है कि आपने कोर काम के लिए वर्कर को लिया, कॉन्ट्रैक्ट में जब मन हुआ आपने उसको निकाल दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आपने उसको निकाल दिया। इसीलिए आप कॉन्ट्रैक्ट में जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ है उसमें तो रख सकते हैं, लेकिन कोर एक्टिविटीज़ में नहीं रख सकते हैं। ये जॉब सिक्योरिटी, प्रॉपर वेजेस, बेनिफिट्स के लिए अच्छा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है सिंपल सा मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को यूज़ किया जाएगा तो जल्दी से उसको निकाला जा सकता है, तो ये वर्कर के सेफ्टी के लिए है। देन देखते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अलाउड फॉर ऑल इंडस्ट्रीज़। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ फिक्स्ड है तो हर इंडस्ट्री में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अलाउड है। तो इससे क्या होगा, हेल्प्स बिजनेसेस दैट एक्सपीरियंसेस सीजनल चेंजेस इन एक्टिविटी। तो इससे जो है ऐसे बिजनेसेस को मदद मिलेगा जो एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंजेस, ठीक है। देन स्ट्राइक और लॉक आउट प्रोविजंस के बारे में क्या कहा गया है, तो मैंडेटरी 14 डेज, ठीक है, 14 डेज 14 दिन का मैंडेटरी 14 डेज नोटिस रिक्वायर्ड बिफोर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। कि कोई स्ट्राइक या लॉकआउट करना है तो 14 डेज का नोटिस मिलना चाहिए, मैंडेटरी है ये, ठीक है। यहाँ मैंडेटरी लिखा हुआ है, जनरली हम मैंडेटरी को देख करके थोड़े से प्रीलिम्स में चौकन्ने हो जाते हैं, पर इसमें है कि हाँ 14 दिन का नोटिस मैंडेटरी है। अप्लाइज टू ऑल इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, और ये सारे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए ट्रू है, सबको करना पड़ेगा। और अर्लियर ये एप्लीकेबल सिर्फ था पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को, ठीक है, पहले नियम में ये था, लेकिन अब कहा गया है जितनी भी इंडस्ट्री है अगर आपको स्ट्राइक या लॉकआउट्स करना है तो पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अब पूछा जाए कि अब फिर स्ट्राइक क्या है, आपको तो पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मास कैजुअल लीव, ठीक है, इवन मास कैजुअल लीव भी जो है स्ट्राइक में आता है, ठीक है, इसके डेफिनेशन को बढ़ाया गया। तो कंसर्टेड कैजुअल लीव बाय 50% और मोर वर्कर, अगर 50 या उससे ज़्यादा वर्कर नहीं आ रहे हैं ऑन ए पर्टिकुलर डे विल बी ट्रीटेड एज स्ट्राइक, ठीक है। अगर 50% से ज़्यादा वर्कर 50% या 50% से ज़्यादा वर्कर नहीं आ रहे हैं तो कहा जाएगा स्ट्राइक, ठीक है, मास कैजुअल लीव। देन ट्रेड यूनियन रिकग्निशन टू रिड्यूस प्रोलिफरेशन ऑफ यूनियंस, ठीक है, only trade union with support of more than 50% of workers on the muster roll will have the right to negotiate with management। तो कहा जा रहा है ट्रेड यूनियन किसको माना जाएगा, तो वैसे ट्रेड यूनियन को जहाँ पे 51% वर्कर का सपोर्टर है, ठीक है, ऑन मस्टर रोल, तो उनके पास राइट है कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। ठीक है, तो मस्टर रोल क्या होता है, सिंपली मस्टर रोल का मतलब होता है कि ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स इन द कंपनी, जितना भी वर्कर्स है उनका ऑफिशियल लिस्ट, क्या, ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स इन द कंपनी, ठीक है। तो बेसिकली 51% से ज़्यादा जो है सपोर्ट चाहिए होगा, तभी जो है वो नेगोशिएट कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के केस में क्या होगा, कोड इनकरेजेस रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन की, तो नेगोशिएशन करके डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करो। सो
हमने जो है न्यू लेबर कोड्स में अगर देखें तो 4 लेबर कोड्स में चारों को हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक तो हुआ कोड ऑन वेजेस 2019 का, देन दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का, देन तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का, ठीक है। देन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ठीक है, हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 का। तो हमने ये जो है चारों कोड के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं कि ये जो न्यू लेबर कोड्स है इंडिया, इसमें आर्ग्यूमेंट, क्रिटिसिज्म या की हाइलाइट्स क्या है समझते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। देन अब बैकग्राउंड समझते हैं और ये भी समझते हैं कि आखिर रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो जो मैनी लेबर लॉज थे इंडिया में डेटेड बैक टू प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, ये इंडिपेंडेंस से पहले के भी थे। और जो चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन है अपना और लेबर मार्केट का डायनेमिक्स अगर देखा जाए तो अब मॉडर्नाइजेशन चाहिए था लेबर रेगुलेशन में, ठीक है। देन लेबर रिफॉर्म्स वर नियरली 2 डिकेड्स इन द मेकिंग, ठीक है। तो काफ़ी लंबे टाइम से ये बन ही रहा था। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके, रैशनलाइज किया जा सके और मॉडर्नाइज किया जा सके लेबर लॉज को। तो अब आर्ग्यूमेंट्स फेवर में है लेबर कोड के क्या क्या समझते हैं। बैलेंसिंग लेबर वेलफेयर एंड इंडस्ट्री वेलफेयर, कि इसमें क्या हो रहा है, लेबर का भी वेलफेयर हो रहा है, इंडस्ट्री का भी वेलफेयर हो रहा है। लेबर कोड्स अटेम्प्ट टू बैलेंस वर्कर्स वेलफेयर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉज, तो जो ये कॉम्प्लेक्स लॉज थे तो उसको क्या किया गया, न्यू लेबर कोड्स रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कंसोलिडेशन से कंप्लायंस बढ़ेगा, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ेगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा लेबर जो है रेगुलेशन में। देन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस करने के लिए कैसा इन्वायरमेंट है ये, कंड्यूसिव, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। लेबर कोड का एम क्या है, ताकि क्रिएट किया जा सके बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी इन्वायरमेंट और ये हेल्प करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में। तो ये सारी चीज़ें, इस टाइप के पॉइंट्स मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा। सिंप्लीफाइड लेबर लॉज रेगुलेशन आर एक्सपेक्टेड टू इनकरेज डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि हमारा डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। इम्प्रूव इंडियाज़ अट्रैक्टिवनेस एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, कि ये इंडिया जो है एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह हो पाएगा। हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा, ठीक है। क्लियर और मॉडर्न लेबर रूल्स से क्या होगा कि स्टेबल होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस। देन फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड जो है, तो सर्टेन स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट आर एग्जेम्प्टेड, इससे जो है कुछ स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट किया गया है सेफ्टी स्टैंडर्ड से और वर्किंग आर के प्रोविजन से। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि कंप्लायंस बर्डन्स को स्मॉल फर्म के ऊपर कम से कम किया जा सके और स्मॉल फर्म भी जो है ग्रोथ कर सके। देन फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी, तो लेबर जो है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। लेबर किस में आता है याद रखना है, ठीक है। कभी कभी इस तरीके का चीज़ प्रीलिम्स में भी आता है कि कौन सा चीज़ किस में है, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो लेबर कंकरेंट लिस्ट में है। देयरफॉर स्टेट कैन मॉडिफाई लेबर रूल्स, तो स्टेट जो है मॉडिफाई कर सकता है लेबर रूल्स को, तो स्टेट को अलाउ कर, इससे स्टेट जो है क्या होता है कि उसके पास भी मौका है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज। देन डेलीगेशन टू रूल्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैनी प्रोविजन अर्लियर स्पेसिफाइड इन द लॉज आर नाउ डेलीगेटेड टू गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। तो क्या मतलब है कि पहले जो है बहुत सारा चीज़ सब कुछ एक्ट में ही लिखा हुआ रहता था, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा स्कोप नहीं था इसको ईजिली चेंज करने का, तो इम्पॉर्टेंट रूल जो था वो रिटन होता था सीधा जो है एक्ट में। पर अब जो है मैनी ऑफ दीज डिटेल्स आर नॉट इन द लॉ इटसेल्फ, कि अब लॉ में काफ़ी सारा डिटेल्स जो है नहीं है और इसको जो है गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया है कि गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। तो यही कहा जा रहा है कि जो बहुत सारा प्रोविज़न था अर्लियर स्पेसिफाइड था, सब कुछ लॉ में ही लिखा हुआ था, अब गवर्नमेंट के पास है कि गवर्नमेंट जो है इसको चेंज कर सकती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल रिट्रेंचमेंट थ्रेशोल्ड,
ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो इसमें जो है स्पेस रखा गया है कि गवर्नमेंट इसको चेंज कर सके, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह ये सब टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है इजीली चेंज कर पाएगी। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ लेबर रेगुलेशन, ठीक है, तो लेबर कोड्स का एम क्या है, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, मॉडर्नाइज किया जा सके सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस रेगुलेशन को। देन अब हमें कुछ क्रिटिसिज्म भी देखने के लिए मिलता है, क्रिटिसिज्म ऑफ लेबर कोड्स समझते हैं कि कहा जा रहा है टिल्टेड टुवर्ड एम्प्लॉयर्स, कि ये तो ज़्यादा एम्प्लॉयर सेंट्रिक है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं रिफॉर्म्स फेवर एम्प्लॉयर्स ओवर एम्प्लॉय, की एम्प्लॉय से ज़्यादा तो एम्प्लॉयर्स का फायदा है, ठीक है। देन कहा जा रहा है वीकनिंग ऑफ वर्कर्स बार्गेनिंग पावर, की वर्कर के बार्गेनिंग पावर को वीक कर दिया गया, ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर हैज़ बिन डाइल्यूटेड। देन रिस्क ऑफ वर्कर्स राइट्स, कहा जा रहा है कि स्टेट जो है एग्जेम्प्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट को भी पावर दे दिया गया है, तो स्टेट एग्जेम्प्ट कर सकती है इंडस्ट्रीज़ को फ्रॉम प्रोविज़न ऑफ लेबर कोड्स, कि ये सारी इंडस्ट्री जो है इस लेबर कोड के प्रोविज़न में नहीं आता है। तो इससे क्या हो सकता है, दिस में वीकेन लेबर प्रोटेक्शन एंड वर्क प्लेस सेफ्टी, ठीक है। देन कहा जा रहा है पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है, कि रिड्यूस प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स में क्रिएट लेबर अनरेस्ट, तो लेबर अनरेस्ट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अगर वर्कर का प्रोटेक्शन को घटा दिया जाए तो। देन की हाइलाइट्स ऑफ लेबर कोड्स, तो समझते हैं कि आखिर की हाइलाइट्स क्या है लेबर कोड्स का। तो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इजीली हायर और फायर कर सकते हैं। पहले हमने देखा कि ले ऑफ करना मुश्किल था, ठीक है, अब कहा जा रहा है कि हायर और फायर ये इजीली कर सकते हैं। देन रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, कि अब इंडस्ट्रियल स्ट्राइक ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया था कि 51% से ज़्यादा अगर कहा जा रहा है तभी लोग अगर सपोर्ट में हैं तब नेगोशिएशन होगा। देन प्रमोशन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को। देन रिड्यूस्ड इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियंस, की ट्रेड यूनियन का इन्फ्लुएंस जो है ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। लेबर कोड्स रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन का इतना डोमिनेंस है ये कम हो गया। देन सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्लायंस, ये हुआ। देन फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब, सिंप्लीफाई किया गया रेगुलेशन को, तो इससे फॉर्मलाइजेशन होगा। देन इंक्रीज इन वेजेस, की फॉर्मलाइजेशन से क्या होगा, फिर हाइयर वेजेस वर्कर को मिलेगा। देन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, कि अब ये मिनिमम वेजेस जो है एक्सटेंड कर दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स तक, ठीक है, और मिनिमम वेज बिकम्स अ स्टैट्यूटरी राइट, अब मिनिमम वेज जो है स्टैट्यूटरी राइट है। पहले हमने देखा कि जो नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज था वो स्टैट्यूटरी राइट नहीं था, वो बस गवर्नमेंट ने किया था फिक्स कि 176 से नीचे जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टैट्यूटरी नहीं था। अब मिनिमम वेज क्या है, स्टैट्यूटरी राइट है। देन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, की सोशल सिक्योरिटी कवरेज को एक्सपेंड किया गया इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स तक भी, ठीक है। तो ये हमने पूरा लेबर कोड को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। देन अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि कितने तरीके का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते रहते हैं तो पता तो हो कि एम्प्लॉयमेंट कितने तरीके का है। सो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मीनिंग क्या है कि अ परमानेंट एम्प्लॉय इज ए वर्कर हायर्ड अंडर एन इंडेफिनिट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आप 2 साल के लिए हैं, 3 साल के लिए हैं, 1 साल के लिए हैं, ठीक है, इस तरीके का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई नो फिक्स्ड एंड एंड डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई फिक्स और एंड डेट नहीं है एम्प्लॉयमेंट का, तो ये हुआ परमानेंट एम्प्लॉय। फीचर क्या है, एम्प्लॉय इज ऑन द पे रोल ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय कंपनी के पे रोल पे होगा। वर्कर्स जो है वर्क्स रेगुलर वर्किंग आवर, तो जो रेगुलर वर्किंग आवर है उतने वर्किंग आवर वो काम करेंगे। उनके पास जॉब सिक्योरिटी होगी और वो प्रोटेक्टेड रहेंगे लेबर लॉज के अंदर और एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस के अंदर। तो बेनिफिट क्या है, परमानेंट एम्प्लॉय रिसीव करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव इनको मिलेगा, पेड टाइम ऑफ मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा और अदर स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन भी मिलेगा। अब नेक्स्ट है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। अब ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, जहाँ पे इंटरप्राइज हायर करते हैं वर्कर को कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए और स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद पेमेंट यहाँ पे फिक्स होता है एडवांस में ही एंड रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, और जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जो रहेगा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, अनचेंज नहीं होगा, ये नहीं कि बढ़ाया जा रहा है घटाया जा रहा है,
ठीक है, तो ये पहले से ही फिक्स रहेगा। नेचर क्या है, तो यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर टेम्परेरी वर्क, तो अगर फिक्स टर्म लिया जा रहा है मतलब टर्म फिक्स है तो टेम्परेरी वर्क के लिए, प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स के लिए, ठीक है, नॉट मेंट फॉर रूटीन परमानेंट जॉब। तो ये रूटीन परमानेंट जॉब नहीं है, ये कोई टेम्परेरी वर्क के लिए लिया गया या प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट के लिए लिया गया है। देन एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म होगा, तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली एंड्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म एम्प्लॉयमेंट खत्म, ठीक है। नो केस ऑफ रीट्रेंचमेंट ऑफ फायरिंग अराइजेज, तो इस तरीके का कोई नहीं है कि रीट्रेंच किया जा रहा है या फायर किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। देन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखें तो फिक्स टर्म एम्प्लॉई आर ऑन पे रोल ऑफ द कंपनी, तो ये भी कंपनी के पे रोल पे फिक्स टर्म एम्प्लॉई होंगे। देन अब देखते हैं राइट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़। तो नए लेबर कोड के अंदर जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ हैं तो इनका क्या बेनिफिट रहेगा, तो इनको जो है ये मस्ट रिसीव वेजेस एंड अलाउंसेस इक्वल टू परमानेंट वर्कर्स परफॉर्मिंग सिमिलर वर्क, तो वो जो काम कर रहे हैं तो उनको परमानेंट वर्कर्स के बराबर ही मिलना चाहिए। अगर उसी टाइप का जो काम है उस टाइप का जिस तरीके का परमानेंट वर्कर्स को सैलरी मिलता है, वेज मिलता है, वैसे ही उनको मिलेगा। और एलिजिबल फॉर ऑल स्टैट्यूटरी बेनिफिट, ठीक है, ये सारे स्टैट्यूटरी बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे। प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, मेडिकल इंश्योरेंस, अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, इन सब के लिए भी। और बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ सर्विस, ठीक है, जितना टाइम वो जॉब करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड किया जाएगा। देन पॉजिटिव्स ऑफ फिक्स टर्म, तो अब देखते हैं फिक्स टर्म का क्या फ़ायदा है। तो एक हुआ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये अलाउ करता है फर्म को एडजस्ट वर्क फोर्स अकॉर्डिंग टू डिमांड साइकिल, तो डिमांड के अकॉर्डिंग ये वर्क फोर्स एडजस्ट करेंगे, कंपनी के लिए बेटर है। इनकरेज करते हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की, वर्कर्स जो है डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय फर्म्स इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, इसमें बीच में कोई कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं आएगा, फर्म डायरेक्टली एम्प्लॉय कर रहे हैं। जॉब क्रिएशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ईजियर हायरिंग से क्या होगा, मे लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जितना ईजियर होगा हायरिंग उतना जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा रहेगा। देन रिडक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर डिपेंडेंसी, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ जो है हायर कर सकते हैं बिना वर्कर को, बिना कोई मिडिल मैन के, तो ये एक चीज़ है। देन ये हमने देखा कि ये बेनिफिट कुछ हो रहा है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का, कि फ्लेक्सिबिलिटी इंकरेजेस फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज जॉब क्रिएशन और रिडक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर डिपेंडेंसी। अब देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एक हुआ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि वर्कर को हायर किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी, ठीक है, डायरेक्टली कंपनी हायर नहीं करेगी बल्कि वर्कर के थ्रू किया जाएगा। देन ऑफन लिमिटेड जॉब सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को जो है लिमिटेड जॉब सिक्योरिटी है, बेनिफिट भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर को हायर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, डायरेक्टली कंपनी के द्वारा नहीं, और यहाँ पे लिमिटेड जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स भी। देन गिग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो गिग एम्प्लॉयमेंट क्या है, वर्क बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म टास्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म। वर्क जो है कैसा होगा, शॉर्ट टर्म टास्क है या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो शॉर्ट टर्म वर्क है जो हम देखते हैं, जैसे राइड हेलिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो कि हम आए दिन देखते हैं, ठीक है, कुछ अपने मंगवाना हो, कुछ करना हो, तो फिर जो है गिग एम्प्लॉयमेंट इसी को कहते हैं। इंट्रोड्यूस फॉर्मली अंडर न्यू लेबर कोड, तो न्यू लेबर कोड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया फॉर्मली। देन अब देखते हैं, ये तो हमने देखा कि कुछ किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर इशू क्या है। ये जो फिक्स टर्म है कि कुछ टर्म के लिए फिक्स किया गया है एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो रिस्क ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ परमानेंट वर्कर्स की हो सकता है कि धीरे धीरे इस तरीके से तो परमानेंट वर्कर्स को हटा ही दिया जाए ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कंपनीज जो है कन्वर्ट कर सकती है परमानेंट वर्कर्स को फिक्स टर्म वर्कर्स में, ठीक है। देन रीजन, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अलाउज इजी हायरिंग एंड सेपरेशन, अब कंपनी के लिए आसान है, इसको इजी हायर करो, सेपरेट करो, कोई लीगल प्रोसेस नहीं है रीट्रेंचमेंट का और फायरिंग का, कि कोई लीगल जो है प्रोसेस है, ऐसा नहीं है, हटाना है तो सीधा हटा दो। ऑटोमेटिक एग्जिट है, फिक्स टर्म वर्कर्स ऑटोमेटिकली जो है एम्प्लॉयमेंट उनको छोड़ना पड़ता है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया, ठीक है, असाइन जो टास्क उनको दिया गया था वो कंप्लीट हो गया तो उनको हटना पड़ता है। एक्सटेंशन पॉसिबिलिटी, तो अगर इफ़ कंपनी वांट्स टू रिटेन द वर्कर इट कैन सिंपली एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर ये कंपनी के ऊपर डिपेंड हुआ ना कि अगर कंपनी को चाहिए वर्कर तो वो एक्सटेंड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को। कंसर्न क्या है कि इससे जो है लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी खतरे में आ सकता है वर्कर्स का।
देन अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आर हायर्ड थ्रू एक्सटर्नल एजेंसीज और कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट्स वर्कर को हायर कैसे किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू। स्ट्रक्चर अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्टर जो है मेंटेन करते हैं, जो बीच में कॉन्ट्रैक्टर होगा, मिडिल मैन होगा, उसके पास पूल ऑफ लेबरर्स होगा, काफ़ी सारा लेबरर है, और ये प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स कंपनीज को फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क। नेचर क्या है वर्क का, तो जनरली हायर्ड फॉर नॉन कोर एक्टिविटीज़। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कहा ही गया है कि कोर एक्टिविटीज़ के लिए इनको हायर नहीं किया जाएगा, इनको नॉन कोर एक्टिविटीज़ के लिए हायर, जैसे सिक्योरिटी हो गया, क्लीनिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कैंटीन सर्विस हो गया, इनके लिए हायर किया जा सकता है। देन पेमेंट मैकेनिज्म क्या है, कंपनी पे करेगी कंपनसेशन टू द कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी, ठीक है, जो एजेंसी है उस कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी को कंपनी पैसा देगी और कॉन्ट्रैक्टर फिर पे करेगा वेजेस वर्कर को। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। इशू क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या कर सकता है, जो बीच में मिडिल मैन है, डिडक्ट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वेजेस, जो कंपनी के द्वारा वेजेस दिया जा रहा है हो सकता है वो अपने जेब में रख ले, ठीक है। नॉट पास ऑल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द वर्कर्स, की जितना भी कंपनी जो है बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो वो वर्कर तक ना पहुंच सके। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आर नॉट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो है कंपनी के एम्प्लॉय भी नहीं होते हैं, ये एम्प्लॉय हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देन गिग वर्कर्स, तो गिग वर्कर्स आर इंडिविजुअल हु अर्न इनकम आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, ओके, एक एम्प्लॉयर है, उसने एक जो है एम्प्लॉय को हायर किया और वो एम्प्लॉय जो है काम कर रहा है और यहाँ से पैसा मिल रहा है, ठीक है। पर यहाँ क्या हो रहा है कि गिग वर्कर्स वैसे इंडिविजुअल है जो अर्न करते हैं आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई एक कंपनी है, कोई एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, अब ये जो है जोड़ दे रहा है, जो है जैसे कि कस्टमर्स है, कस्टमर्स को जोड़ दिया, कोई सपोज जैसे कि आपको जोमेटो से कुछ मंगवाना है तो वहाँ जो डिलीवरी बॉय है उससे आपको जोड़ दिया, तो यहाँ से जो है डिलीवरी बॉय को पैसा कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। जब वो उनको फूड रिसीव हो जाएगा तो वो पैसा पे करेंगे, उसके बाद उनको जो भी मिलेगा थोड़ा बहुत उसमें से नियम, ठीक है, जो भी रहेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के आउटसाइड वो कमा रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है। तो नेचर क्या है वर्क का, तो वर्क यूजुअली टास्क बेस्ड है, काम पूरा करो फिर पैसा मिलेगा, ऐसा है, ठीक है। फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, काफ़ी सारा चीज़ है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें गिग वर्कर में आता है, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म है। तो अब कैटेगरीज क्या है गिग वर्कर्स का, तो एक हो गया प्लेटफॉर्म गिग वर्कर, कि ये वर्क करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे ऊबर, कैब ड्राइवर, ठीक है। देन प्लेटफॉर्म वर्कर्स ऑपरेट कैसे करते हैं, तो द प्लेटफॉर्म कनेक्ट्स कंज्यूमर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो क्या होता है कि प्लेटफॉर्म जो है कनेक्ट करता है कंज्यूमर्स को और सर्विस प्रोवाइडर को। देन कंज्यूमर परचेज करता है सर्विस को फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर मीन्स ड्राइवर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद द प्लेटफॉर्म ओनली एक्ट्स एज ए इंटरमीडियरी, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म सिर्फ इंटरमीडियरी है, ठीक है। रेवेन्यू मॉडल क्या है कि प्लेटफॉर्म अर्न्स कमीशन फ्रॉम पेमेंट मेड बाय कंज्यूमर, तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है तो उसको कमीशन मिलता है जब पेमेंट किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा। तो इन राइड हेलिंग सर्विसेज कंज्यूमर पेज फेयर टू ड्राइवर, कंज्यूमर क्या करेगा, ड्राइवर को फेयर पे करेगा और प्लेटफॉर्म को कुछ परसेंटेज कमीशन के रूप में मिलेगा। तो ये है, ठीक है। अब ये हमने देखा प्लेटफॉर्म वाला गिग वर्कर। अब समझते हैं नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर क्या है। तो नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स आर इंडिविजुअल हु वर्क आउटसाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म, की ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से बाहर काम करते हैं, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से बाहर। तो दे मे वर्क पार्ट टाइम और फुल टाइम, ठीक है, ट्रेडिशनल सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। सो दे ऑफन वर्क एज कैजुअल वेज वर्कर, तो कैजुअल वेज वर्कर की तरह ये काम करते हैं, या ओन अकाउंट वर्कर, ठीक है, ओन अकाउंट वर्कर की तरह। तो एग्जाम्पल देखें तो जैसे फ्रीलांसर एजुकेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ अरेंजमेंट क्या है कि अ फ्रीलांसर एजुकेटर टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूट कैन बी कंसिडर्ड अ नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर, ठीक है, कि एक फ्रीलांसर एजुकेटर जो है किसी भी इंस्टीट्यूट में, इसको कंसिडर किया जा सकता है नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर की तरह। अब समझते हैं कि स्टूडेंट जो है परचेज करते हैं कोर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, की किसी भी इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट ने क्या किया, कोर्स परचेज किया।
नॉट फ्रॉम द एजुकेटर। तो यहाँ पे एजुकेटर से परचेज नहीं किया गया, इंस्टीट्यूट से परचेज किया गया, ठीक है। तो द इंस्टीट्यूट परचेज द एजुकेटर सर्विस। तो फिर इंस्टीट्यूट क्या करती है कि उस एजुकेटर की सर्विस को परचेज करती है, ठीक है। देन द इंस्टीट्यूट देन प्रोड्यूसेस एजुकेशनल सर्विसेज एंड सेल देम टू स्टूडेंट। फिर इस तरीके से इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है एजुकेशनल सर्विसेज और सेल कर रहा है इसको स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स आर नॉट डायरेक्टली परचेजिंग द कोर्स फ्रॉम एजुकेटर। तो क्या स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्टली कोर्स एजुकेटर से ले रहे हैं या उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं? डेफिनेटली डिजिटल प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं। तो इस तरीके को हम कह सकते हैं नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर, ठीक है, कि स्टूडेंट परचेज कर रहे हैं कोर्स को इंस्टीट्यूट से, एजुकेटर से नहीं। देन इंस्टीट्यूट फिर परचेज कर रहे हैं क्या, एजुकेटर के सर्विस को, उस एजुकेटर को हायर कर लिया, उसके सर्विस को परचेज कर लिया। तो फिर जो है द इंस्टीट्यूट देन प्रोड्यूसेस एजुकेशनल सर्विसेज, और फिर इस तरीके से वो इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस कर रहा है एजुकेशनल सर्विसेज और इसको सेल कर रहा है स्टूडेंट को। देन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो दो पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करता है, एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट और गिग वर्क अरेंजमेंट, ठीक है। तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि अगर वो एजुकेटर रेगुलर एम्प्लॉई है उस इंस्टीट्यूट का तो वो गिग वर्कर नहीं है, ठीक है। मतलब रेगुलरली वो एम्प्लॉयड हैं उस इंस्टीट्यूट में तो वो गिग वर्कर नहीं है, ठीक है। उनको सैलरी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सब कुछ मिलेगा। देन गिग वर्कर क्या है कि अगर एजुकेटर पढ़ा रहे हैं ऑन अ पर आवर टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट की घंटे के हिसाब से टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट पे अगर वो पढ़ा रहे हैं देन फिर उनको कंसिडर किया जाएगा गिग वर्कर की तरह, ठीक है। उनको क्या किया जाएगा, गिग वर्कर की तरह कंसिडर किया जाएगा, नॉट ऑन द पे रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट, कि वो इंस्टीट्यूट के पे रोल पे नहीं है। यूजुअली डज नॉट रिसीव सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर तो वो परमानेंट है वहाँ पे तो उनको सारा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, तो वो गिग वर्कर नहीं है। और अगर वही टीचर घंटे के हिसाब से या टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो वो गिग वर्कर हैं, ठीक है। देन समझते हैं अदर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स, मेड्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो ये वर्कर्स क्या करते हैं, वर्क आउटसाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में नहीं है। यूजुअली लैक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। ऑफन हैव लिमिटेड और नो सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ इशूज़ हैं। तो अब यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूँगी इसको कंप्लीट करने की, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने की है प्रीलिम्स के लिए, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी के भी वीडियोस मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ। फोकस है मेरा सबसे ज़्यादा कि जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट है मैं उसको पहले क्लियर करूँ, उसमें से भी जो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जैसे पॉलिटी, जैसे इकोनॉमी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमी स्पेशली प्रीलिम्स स्पेसिफिक। देन जो है हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा, हिस्ट्री से भी ज़्यादा ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हिस्ट्री, देन आता है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। तो मैं इन सारी चीज़ों को कवर करने की भी कोशिश कर रही हूँ। देन अगर टाइम बचे तो IR, ठीक है, मैं इस चैनल पे कवर करूँगी। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बुक से डायरेक्टली, इनफैक्ट मुझे इस तरीके से करने में ज़्यादा मेहनत है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ नोट्स बना के। काफ़ी सारे लोग प्रीफर करते हैं नोट्स से भी, और मैं बुक से ज़्यादा नोट्स इसलिए प्रीफर कर रही हूँ कि इसमें कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, तो इसमें जो है मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि ऐड करना, और बुक में थोड़ा ऐड करना मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप लेक्चर देखिए, देन आप बुक पढ़िए, आपको बुक की जो लैंग्वेज है इजीली समझ में आएगी, क्योंकि इसी बुक का नोट्स है ये।